कांग्रेस के यहाँ भी मलाई खाए या पदों पर रहे, वहां उसके खिलाफ भी किया। आम आदमी पार्टी में भी इनको सम्मान मिला, लेकिन वहां भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, मतलब लेकिन केजरीवाल को ही चुनौती देने लगे तो वहां से भी गए। तो इस तरह से ये सदाबहार एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये अलबला जाते हैं जल्दी। जो लोग अलबला जाते हैं उनको राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता है, और यही कारण है कि जोगेंद्र यादव जी को भी आज तक कुछ नहीं मिला। सादर प्रणाम प्रशांत कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं एक लंबे समय के बाद। और लंबे समय के बाद आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। वो मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जिनका नाम आपको पता ही है। उनके बारे में कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि वो बरसाती मेढक हैं, क्योंकि उनका नाम है योगेंद्र यादव। सभी इनको पहचानते हैं और अरसे से पहचानते हैं। रोल इनके बदलते रहे हैं। योगेंद्र यादव साहब ने अपने कई सारे रोल बदले। सेफोलॉजिस्ट के कभी रोल में रहते हैं, कभी आंदोलनकारी बन जाते हैं। आंदोलनकारी मतलब उनको कई लोग आंदोलन जीवी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉइन किया वर्ड, उसके रूप में भी देखते हैं, क्योंकि जहां है आंदोलन वहां योगेंद्र यादव आप देख सकते हैं मौजूद रहते हैं। प्रशांत कुमार सिंह जी को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्होंने कई सारे आंदोलन देखे हैं, केवल हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी, और दुनिया भर के आंदोलनों पर इनकी नजर रही है। लेकिन प्रशांत जी से हम इनके बारे में, योगेंद्र यादव जी के बारे में जाने समझें, कहाँ इनका रुझान है, ये किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, ये समझें। इनकी छवि साल दर साल दिनों दिन बदली है। आप कैसे देखते हैं? आप कितना पसंद करते हैं इन्हें? इनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं सिंह साहब? देखिए, ऐसा है कि जोगेंद्र यादव जी जेएनयू के स्टूडेंट भी रहे हैं। ठीक है, बाद में वो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हुआ करते थे, बाद में सेफोलॉजिस्ट बने और फिर राजनीति का रास्ता लिया। लेकिन जब जेएनयू का एलमनी रहना और जैसे ही ये चीज शब्द आता है, गूंजता है कान में, तो एक भाव अपने आप आ जाता है कि निश्चित रूप से ये वामपंथी हैं, उस मिजाज के लोग हैं। ऐसे ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन, वो भी जेएनयू। अभी जो विदेश मंत्री हैं जयराम, ये अपना, तो वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, जयशंकर जी, तो ऐसा कोई कंपलसरीली ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर यह माना जाता है कि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है, और वहां मैक्सिमम लोग, पता नहीं क्या वो रंग चढ़ता है कि वामपंथी मिजाज के लोग हो जाते हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी सत्ता उसकी दुहाई। कुछ लोग होते हैं जन्मजात एंटी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे सत्ता आपकी हो विरोध करेंगे, सत्ता मेरी हो वो विरोध करेंगे, सत्ता उनकी हो तब भी विरोध करेंगे, वहां भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे सेफोलॉजिस्ट के बाद जब इन्होंने राजनीति की तरफ रास्ता किया, तो इनको सोनिया गांधी जी का जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, एनएससी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसमें बतौर सदस्य और राइट टू एजुकेशन पर काम करने को दिया गया। बाद में यूजीसी का भी मेंबर बनाया गया, जहां यूजीसी नियमावली 2012 बनाने में इनका भी योगदान था। एक दिन खुद टीवी चैनल पर बता रहे थे कि मैंने ज्यादा कड़े कानून बनाए थे। जो 2025 में दोबारा कानून बना, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में, और जिस पर लोगों में काफी गुस्सा था कि क्यों मोदी राज में इस तरह का नियमावली बना यूजीसी, और उस पर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया था। लेकिन जोगेंद्र यादव जी खुद बता रहे थे कि 2012 वाला ज्यादा कड़े प्रावधान थे उसमें, उसको रिप्लेस किया गया 2025 में। खैर, ये तो एक तरह से वो कांग्रेस के साथ थे, मतलब सोनिया गांधी की टीम में होना, फिर यूजीसी का ये बनाना, राहुल गांधी का नजदीकी होना, और उसके बाद सडनली अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे। अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पार्ट हो गए, फिर आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गए। वहां केजरीवाल को भी इन पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार जब आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन चल रहा था, तो इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कहीं लेट कर, कभी सिर इधर घुमाकर पैर उधर करके फोटो खिंचा रहे थे और बोल रहे थे कि इसका प्रोजेक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा या उसका प्रोजेक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की चीजें कैसे मीडिया में वायरल किया जाए ताकि इनका नाम
बढ़े। तो इस तरह के ड्रामे भी करते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि ये जैसे जब ये लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन या अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक स्वामी अग्निवेश जी का आपको याद होगा कि वो कपिल सिब्बल को लगातार बता रहे थे वहां के अंदरूनी क्या डिसीजन हो रहे हैं, क्या अन्ना कर रहे हैं, और उनको सलाह भी देते थे कि सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। तो बाद में उनको वहां से निकाला गया जब ये भेद खुला। तो वो डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इधर अन्ना हजारे का भी आदमी बने हुए थे, उधर कपिल सिब्बल सरकार का भी आदमी बने हुए थे, डबल एजेंट। अब ये इनको क्या कहा जाए? योगेंद्र यादव जी को अगर उसी संदर्भ में हम लोग कुछ विचार करें तो ये डबल एजेंट है कि ट्रिपल एजेंट है, या कुछ इनका है न्यूट्रल रहने का स्टांस? तो ये तो खैर हम लोग दर्शकों पर छोड़ दें कि वो सोचे कि क्या करना है। लेकिन जो आपने डिटेल में बताया कि कांग्रेस में, यूपीए सरकार में भी रहे, यूजीसी में, और सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार काउंसिल में और परिषद में राइट टू एजुकेशन के लिए, और फिर आम आदमी पार्टी में भी रहे। फिर अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का 2025 में जो हुआ उसमें भी उन्होंने भाग लिया। उसमें संयोजक का जो काम था वो उसकी जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी, वहां भी इन्होंने काम किया। इसके बाद किसान आंदोलन में भी गए, शाहीन बाग में भी गए आंदोलन में, सीएए एनआरसी के खिलाफ भी आंदोलन किया। एनआरसी तो चलिए ठीक है, उनको लगता है कि तुष्टीकरण या जो भी हो और जो भी कारण हो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीएए में यदि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी जिसको सारी बारीकियां समझ में आती है, वो आदमी सीएए में भाग ले तो कहीं ना कहीं संदेह मन में उत्पन्न होता है कि आखिर सीएए में ऐसा क्या है जिससे आपको आपत्ति है, एक चीज। तो ये वहां भी फिर किसान आंदोलन के बाद आपने बताया है कि जैसे इन्होंने 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था, फिर वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था, अपना डिसीजन, तीनों कृषि कानून वापस लिए थे और कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, और वहां से किसान आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद इनका योगेंद्र यादव जी का एक स्टेटमेंट था कि मैंने तो पिच तैयार किया था 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में, अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाए तो उनकी बैटिंग में कमी रह गई, हमने तो पिच उनके लिए तैयार किया ही था और वो बैटिंग ठीक नहीं कर पाए। तो ये भी उनका समझ से परे है कि आखिर इनका अल्टीमेट गोल क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये किस पार्टी के आदमी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि वामपंथी हैं कि अखिलेश यादव के आदमी हैं कि कहां के आदमी हैं। और प्रो इस्टेब्लिशमेंट है तो नहीं ही है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक का जितना भी इनका कार्यकलाप दिखिए, हर आंदोलन में इनका चेहरा जरूर दिख जाता है। हालांकि कुछ और लोग भी हैं, कॉमन लोग, जो जिनका चेहरा प्रशांत भूषण है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा वहां जरूर दिखता है, चाहे सीए हो, शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, जंतर मंतर पर अभी जो कॉकरोच का आंदोलन हुआ, या जो भी बहुत सारे चीजें हुई, तो उसमें दिख जाते हैं। तो ये कहीं से प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कांग्रेस के यहाँ भी मलाई खाए या पदों पर रहे, वहां उसके खिलाफ भी किया। आम आदमी पार्टी में भी इनको सम्मान मिला, लेकिन वहां भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे। मतलब सब जानते हैं कि वो पार्टी केजरीवाल के नाम से चलेगी, लेकिन केजरीवाल को ही चुनौती देने लगे तो वहां से भी गए। तो इस तरह से ये सदाबहार एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। पार्टी इन्होंने बनाई, हालांकि फेल हो गए, तो इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि अकेले दम पर ये नहीं चल सकते, इनको कभी कांग्रेस का साथ चाहिए, इनको कभी अरविंद केजरीवाल का साथ चाहिए, कभी इनको प्रशांत भूषण का साथ चाहिए, आज इनको जैन जी का साथ चाहिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, आप साथ दें, आंदोलन करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने ज्ञान से भारत को समृद्ध बनाएं, लेकिन असल मकसद आपका क्या है? आप कहां खड़े हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? इसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज हैं। यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये इतने जो रूप बदल रहे हैं, इस रूप बदल के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति का भी एक रिटायरमेंट एज जो है, लगभग योगेंद्र यादव जी वहां पहुंच गए।
मतलब 1956 की पैदाइश है, 70 साल के इस साल हो जाएंगे। सक्रिय देखकर इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये जंतर मंतर पे रहते हैं, तमाम लोग इनसे बात करते हैं, तो हमें भी आज भी इनके दूर से दर्शन करने के लिए, किसी जमाने में दूरदर्शन पर देखते थे, आज दूर से दर्शन कर लेते हैं। इनका असल मकसद आपको क्या नजर आता है? क्या ये करना चाहते हैं? जगह जगह शाहीन बाग बनाना चाहते थे कभी, आज ये क्या करना चाहते हैं? जो आपने सड़क और संसद वाली बात की, आपको क्या महसूस होता है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने हमेशा सूचनाओं को इकट्ठा करके, विश्लेषण करके लोगों को बताया? मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी देखिए, एक तो है कि हाँ विद्वान है निश्चित रूप से। मैं भी जो आपने बताया, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि, और मैं स्वयं इसका अनुभव भी किया है कि जब ये सेफोलॉजिस्ट थे तो टीवी चैनलों पर मैं इनको देखता था। मुझे भी इनका चुनावी विश्लेषण बहुत अच्छे लगते थे और इनके सही भी होते थे। तो विद्वान है निश्चित रूप से, जानकार है निश्चित रूप से, बोलने की शैली अच्छी ही है, ठीक है, स्लो मोशन में बोलते हैं, धीमी गति का समाचार है। लेकिन जो दिनों दिन ये सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़े, जब नेम फेम हुआ, काफी लोग जानने लगे, और जब इन्होंने ट्रैक चेंज किया, जब एक प्रोफेशन से हट गए, असिस्टेंट प्रोफेसर से आए सेफोलॉजिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में, और वहां से जब ट्रैक चेंज करके इन्होंने राजनीतिक लाइन में रुख लिया, तो वहां स्थिर नहीं रहे, स्थिरता का अभाव रहा, धैर्य का अभाव रहा। और एक शब्द है अलबलाना, ये बिहार का एक शब्द है, मतलब उतावलापन। लेकिन उतावलापन थोड़ा सा ज्यादा तीखा हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए। अलबलाना हम लोग बोलते हैं बिहार में। तो ये अलबला जाते हैं जल्दी। जो लोग अलबला जाते हैं उनको राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता है, और यही कारण है कि जोगेंद्र यादव जी को भी आज तक कुछ नहीं मिला। यदि इन्होंने एक लक्ष्य तय कर लिया होता कि एक हमको निश्चित राजनीतिक लाइन पर चलना है, धैर्य के साथ और आत्म संयम के साथ। राजनीति में आत्म संयम भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और इसी के अभाव में इनको आज तक कुछ नहीं मिला। ये डिजर्व करते हैं, जितने नेम फेम हैं, इनको कोई भी पार्टी कहीं से टिकट दे देती है एक सुटेबल सीट से, निश्चित रूप से ये संसद में जीत के जा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। इनको राज्यसभा भी लोग भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इनके आत्म संयम और इनके जो ये है लक्ष्य तय करके चलना, एक लक्षित मार्ग पर चलना, इन सब चीजों में कमी रही है। शायद ये आत्मावलोकन नहीं करते हैं, परावलोकन ज्यादा करते हैं। आंदोलन जीवी का तो इन पर ठप्पा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भले ही नाम न लिया हो, लेकिन जितने लोगों पर वो चीज उन्होंने कहा था, लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि उनका कहना किन के बारे में था जो आंदोलन जीवी हैं। और उसमें शायद अगर लोगों से पूछा जाए कि टॉप पर कौन है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का यही आएगा कि जोगेंद्र यादव जी आंदोलन जीवी वर्ग में सबसे टॉप पर हैं। तो ये भी चीजें हैं। कुल मिलाकर मेरा तो आकलन यही है। जी जी बिल्कुल सर। और क्योंकि किसी जमाने में हम और आपने भी कहा कि आप भी इनके आकलन को बड़ा पसंद करते थे, और जैसा आपने कहा कि अगर संसद में ये पहुंचते, एक खास विचारधारा को लेकर चलते, पक्ष या विपक्ष ये अलग बात है, बार बार ये बदलते नहीं। क्योंकि आज ये सबसे ज्यादा मुखर आलोचक अगर किसी के हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा ये अरविंद केजरीवाल के मुखर आलोचक हैं। और जिनके साथ ये स्वराज मंच इन्होंने बनाया था, प्रशांत भूषण, उन्होंने खुद आकर ये तो ऑन रिकॉर्ड कहा, सर आपको भी जानकारी है इस बारे में, कि आरएसएस ने खड़ा किया था वो अन्ना का आंदोलन। ऐसा दावा किया प्रशांत भूषण ने। सही है गलत है, आरएसएस ने न कभी हाँ कहा ना कहा, लेकिन प्रशांत भूषण जो इनके सहयोगी हैं, तो इनके पास भी अंदर की खबर होगी, तो उस समय मेरे ख्याल से ये भी टच में होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से नाता टूटने के बाद भी ये प्रशांत भूषण के साथ बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनका सर्कल फुल हो चुका है। मतलब ऐसी कोई डाल नहीं रही है जिसके साथ ये बैठे ना हो और उसी डाल को फिर इन्होंने काटने की कोशिश ना की हो। तो सर आज के लिए इतना ही। आपने समय दिया हमें, आपका बहुत आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। सादर नमस्कार।